Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your chemistry lecturer and chemistry expert Hamza Khan. I hope that all of you are quite well. Today our topic is ionization energy. इसमें हम इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स, इसका ग्रुप और पीरियड में ट्रेंड, इसकी कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ और कुछ एप्लीकेशन को देखेंगे। सबसे पहले है आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो हमें चाहिए होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में से रिमूव करवाने के लिए उस आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। इसके लिए दो शरायत हैं कि एटम जो है गैसेस फॉर्म में हो और आइसोलेटेड फॉर्म में हो। इसमें एग्जांपल है मैग्नीशियम की, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो 738, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएंगे तो 1145 किलो जॉल की एनर्जी चाहिए होती है। आगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, बिकॉज जब भी हम किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो उससे एक पॉजिटिव आयन बन जाता है, जिसमें न्यूक्लियस सेकंड इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा कशिश लगाएगा, तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। नीचे एग्जाम्पल में देख लें, 1145 से दूसरी और पहली 738, तो 1145 ज़्यादा एनर्जी चाहिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। इसके बाद है ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एटॉमिक रेडियस के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी इसका इन्वर्स रिलेशन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि ये बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। नेचर ऑफ ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा होती है एस की, फिर पी की, फिर टी की और फिर एफ की। ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, टॉप टू डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियड में हम इसका देखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करें तो पीरियड में बढ़ जाती है, ज़्यादा सबसे नियोन की होती है और कम होती है लिथियम की। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। इसमें ग्राफ में आप देख लें, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेज की, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, तो नोबल गैसेज लास्ट पे इससे उसकी ज़्यादा है और सबसे कम अल्कली मेटल की। एबनॉर्मेलिटी इसमें है कि बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम है। बेरिलियम से इसलिए कम है क्योंकि बेरिलियम के पास एक कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, और जबकि बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल आ जाते हैं, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो पार्शियल में इंक्लूड होता है। इस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की कम है नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है जबकि ऑक्सीजन के पास पार्शियल फील्ड है। सबसे ज़्यादा कंप्लीट फील्ड, उसके बाद हाफ फील्ड और उसके बाद पार्शियल फील्ड। एप्लीकेशन हम इसकी देखेंगे तो सबसे पहले एप्लीकेशन है मेटालिक कैरेक्टर को फाइंड करते हैं। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो मेटल होगा, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी वो नॉन मेटल की तरफ मूव आउट करेगा। उसके बाद हम वैलेंसी इसकी चेक कर सकते हैं। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप जितना ज़्यादा आ जाएगा तो हम उसे एस्टिमेट लगाएंगे, अंदाज़ा लगाएंगे इसकी वैलेंसी क्या है। आई होप दैट आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सो थैंक यू सो